आज हम इस वीडियो में कूलाम के नियम और उसके वेक्टर स्वरूप के विषय में पढ़ेंगे। तो कूलाम के नियम में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कैसे कूलाम ने ये नियम दिया था। तो उन्होंने टॉरिशन बैलेंस या ऐंठन तुला पर किए गए प्रयोगों के आधार पर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेश अगर Q1 Q2 हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी या एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के लिए कूलाम के नियम के अनुसार यह वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है और इसका मान दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो इसको हम गणितीय रूप में इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर Q1 Q2 के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है, तो F प्रोपोर्शनल उनके परिमाणों के गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो अपान R स्क्वायर। सो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब हम अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक से गुणा करते हैं, अनुक्रमानुपात हटा देते हैं तो हम यहाँ पर एक नियतांक से गुणा कर देते हैं स्मॉल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं कि एक समानुपाती नियतांक है
और इसे कूलाम नियतांक कहते हैं। के क्या है? समानुपाती नियतांक, जिसे हम कूलाम नियतांक कहते हैं। अब एक बार क्वेश्चन आए के का मान किस पे डिपेंड करता है, तो के का मान मात्रकों की पद्धति पर और आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। के का मान दो चीज़ों पर निर्भर है। पहला, मात्रकों की पद्धति और दूसरा आवेशों के बीच माध्यम पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है। तो हम एसआई यूनिट लेते हैं। एसआई में तो हमने क्या लिया? मात्रकों की पद्धति क्या लिया? एसआई लिया। अब आवेशों के बीच माध्यम, अगर हम माध्यम निर्वात ले लेते हैं तो के की वैल्यू लगभग 9 गुणे 10 घाते 9 एसआई यूनिट प्राप्त होती है। तो सुविधा के लिए हम लोग के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सुविधा के लिए हम लोग के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखते हैं। अब एक टर्म इसको क्या पढ़ेंगे? रेड एज, हिंदी में लिखते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा जाता है। और एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फ्री स्पेस और वैक्यूम, फ्री स्पेस। तो अगर के की वैल्यू 9 गुणे 10 घाते 9 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन 0 का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम समीकरण 1 में के का मान रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 में के का मान रिप्लेस कर देंगे तो समीकरण 1 से आपको मिलेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। ये निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच बल है। तो कोई नया टर्म जब आता है तो हम उस टर्म का एसआई यूनिट, मतलब उसकी एसआई मात्रक और बिमीश सूत्र ज्ञात करते हैं। तो एक बार एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि के का मात्रक एवं बिमीश सूत्र बताइए, ऐसे दे दिया, पूछा कि यह बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये आपको समझने के लिए सिर्फ मैं बना रहा हूँ। मैं इसे बॉक्स में एक बना देता हूँ। पूछा कि के का एसआई मात्रक एवं बिमीश सूत्र बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से के बराबर FR स्क्वायर अपान Q1 Q2 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, FR स्क्वायर अपान Q1 Q2 हो जाएगा। यहाँ से एसआई यूनिट क्या होगी, के की बल का न्यूटन
दूरी का मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। आवेश का कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र अगर के का पूछा जाता है, के क्या है? स्मॉल के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल के समानुपाती नियतांक इसे हम कूलाम नियतांक कहते हैं। विमीय सूत्र बल का ml t-2 और लंबाई का l है, स्क्वायर लगा तो L2 कर देते हैं, अपान कूलाम स्क्वायर Q का AT स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप इसको कलेक्ट कर लेंगे सारी पावर्स को, तो m सिर्फ एक है, L एक पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ है, तो 3 पावर हो जाएगी। T की देखिए 2 पावर यहाँ है, ऊपर जाएगी -2 पावर हो जाएगी, -2 ऑलरेडी यहाँ है, T⁻⁻4 हो जाएगा। एक पावर यहाँ है, सॉरी 2 पावर यहाँ है, ऊपर जाएगी -2 पावर हो जाएगी, तो ये -2 पावर। तो ये आपको समझने के लिए बताया गया है, ये किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था ऐसे बना के कि के का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा, तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर के की वैल्यू सुविधा के लिए 1/4πε0 लिख दिया। मैंने बताया ε0 निर्वात या निर्वात की विद्युतशीलता है, तो ये भी पूछा जा सकता है ε0 की डेफिनीशन क्या होगी, तो आप कह सकते हैं निर्वात के वैद्युत गुण को जिस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं उसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो ε0 का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा? ε0 का एसआई मात्रक, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ε0 ऊपर चला जाएगा, F नीचे आएगा तो 1/4πf Q1 Q2/r²। यहाँ से आसान है मात्रक लिखना, तो ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपान बल का न्यूटन ये मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ε0 का विमीय सूत्र ऊपर वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, Q1 Q2, Q का 80 तो Q1 का भी 80 होगा, Q2 का भी 80 होगा, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा अपान बल का आप जानते हैं ml t-2, तो ml t-2 ये दूरी है तो L2। अब पावर्स कलेक्ट कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस हो जाएंगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो -1, यल की 1 पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ, 3 पावर हो जाएगी, ऊपर जाएगी -3, -2 पावर यहाँ है, ऊपर जाएगी +2 हो जाएगी, ऑलरेडी 2 है तो T⁻⁴, एक ही यहाँ 2 पावर है तो m-1 l-3 T4A2, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अब हम यहाँ पर k की वैल्यू रख देते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमको ε0 की वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट। अब आपको पता है कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो हमने एसआई यूनिट लिखा है और माध्यम के लिए हमने निर्वात रखा है।
अगर हम कोई अन्य माध्यम रखते हैं तो अन्य माध्यम के लिए यहाँ एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन लिखेंगे। यम माने एफएम क्या है? माध्यम में बल। एफ क्या है? निर्वात में बल है। एफएम क्या है? माध्यम में बल है। तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। इसको हम इक्वेशन 3 लिखते हैं। एप्सिलॉन क्या होगी? एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल के लिखते हैं। सो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना स्मॉल के और कैपिटल के। स्मॉल के मैंने समानुपाती नियतांक के लिए लिखा है, कैपिटल के हमने यहाँ पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल के लिखा है। अब कैपिटल के का नाम क्या है? कैपिटल के को माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। विशिष्ट परावैद्युतता भी कहते हैं। के का और दूसरा नाम क्या है? विशिष्ट परावैद्युतता, विशिष्ट परावैद्युतता। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये इनके नाम हैं। परावैद्युतांक कहते हैं, विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। तो सबसे प्रचलित है परावैद्युतांक। अब हम ये वैल्यू एप्सिलॉन की यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो आपको मिलेगा इक्वेशन 3 से एफएम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 3 लिख दिया, ये माध्यम के लिए है। तो के एक नया टर्म आया है तो हम यहाँ से के का एसआई मात्रक और बिमीश सूत्र भी लिखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ से देख लीजिए कि के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 है। तो समान राशियों का अनुपात है। तो यह एक मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है। यह मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है। आप ये कह सकते हैं कि के निरपेक्ष विद्युतशीलता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माध्यम का वैद्युत गुण निर्वात की तुलना में कितना है, इससे हम ज्ञात करते हैं। के का मान निर्वात के लिए 1 होता है, निर्वात के लिए 1 होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है, और
k का मान अन्य किसी भी परावैद्युत के लिए या अन्य किसी माध्यम के लिए k की वैल्यू 1 से अनंत के बीच में होती है। तो बहुत बार पूछा गया है कि k का मान निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आइए जरा हम इस पर विचार करते हैं कि k का मान, अगर इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो k का मान क्या हो सकता है। तो k का मान ये सही होगा। k का मान 1 से अनंत के बीच में होगा, मतलब अनंत के बराबर या उससे कम और 1 से ज़्यादा या उसके बराबर हो सकता है। तो अब इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3 कर दीजिए, आपको मिलेगा Fm बटे F बराबर, हमने क्या किया है, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2 किया है। तो Fm बाई F इज इक्वल टू, देखिए Fm बाई F तो k नीचे रह जाएगा, 1 बाई k हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि Fm इज इक्वल टू F बाई k। चूंकि k का मान 1 से ज़्यादा है, अतः माध्यम में Fm का मान हमेशा F से कम होगा। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल डालते हैं जिसका k सबसे ज़्यादा होगा, उसमें अगर दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला बल सबसे कम होगा। पानी में कोई चीज़ बहुत आसानी से डिज़ाल्व कैसे हो जाती है उसको समझते हैं। क्योंकि पानी के लिए k की वैल्यू 80 होती है, और जैसे ही किसी वस्तु को डालते हैं आप पानी में, अगर वो आयनिक बांड है तो उन आयनों के बीच में बल पहले की तुलना में 1/80 हो जाएगा। मतलब जो बॉन्ड होंगे वो लूज हो जाएंगे तो आसानी से पानी में डिज़ाल्व हो जाएंगे। अब हम कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलाम्स लॉ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली चीज, कूलाम का नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है, इसको सैद्धांतिक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है। तब क्या कर सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से स्थापित नहीं कर सकते। सैद्धांतिक रूप से स्थापित नहीं दूसरी चीज, कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सही है। ये किसके लिए सही है? बिंदु आवेशों के लिए सही है। बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तीसरी चीज, यह टू बॉडी इंटरैक्शन है। ये क्या है? टू बॉडी इंटरैक्शन है। द्विवस्तु अंतरक्रिया, मतलब कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता, ये इसका मतलब है। तीसरा, चौथा बिंदु, यह नाभिकीय मीन्स 10⁻⁻15 मीटर से लेकर अनंत
दूरी के लिए सत्य है। और पांचवी चीज, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल सदैव संरक्षी है। मतलब वैद्युत बल संरक्षी है। तो अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लेकिन उस प्रश्न को हल करने से पहले एक बेसिक चीज़, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 निर्वात में r दूरी पर हैं। मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश, क्वेश्चन और सलूशन दोनों, Q1 Q2 निर्वात में r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच कार्य करने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होगा। अब हम इन्हीं दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख देते हैं और इनके बीच की जो दूरी है उसे मान लेते हैं कि r डैश है। अब इनके बीच कार्य करने वाला बल कितना होगा? अब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान r डैश स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये दोनों बल बराबर हैं तो r और r डैश में क्या संबंध होगा? हमारा प्रश्न ये है कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, निर्वात में r दूरी पर रखे हुए हैं और सेम दोनों बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में r डैश दूरी पर रखे हैं और दोनों के बीच में बल समान है। तो बताना है कि r और r डैश में क्या संबंध होगा, तो बराबर कर दीजिए। यहाँ से तो ऑब्वियसली देखने से लग रहा होगा कि r बराबर r डैश अंडर रूट के हो जाएगा। अब देखिए सारी चीज़ें कट जाएंगी, r स्क्वायर बराबर के r डैश स्क्वायर हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा r डैश अंडर रूट के। मेरा क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकालता हूँ। उस कंक्लूजन पे मुझे ये कहना है कि यहाँ वाले जो फार्मूले हैं, यहाँ का जो फार्मूला है उसमें हम r डैश अंडर रूट के का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगी। इसका मतलब अगर के परावैद्युतांक का माध्यम आवेशों के बीच में है तो जो दूरी r डैश है वो r डैश ना होके r डैश अंडर रूट के होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी स्टार्ट है हमारा। हम दो आवेशों के बीच की दूरी को r लिखते हैं और इनके बीच निर्वात है। अब आपको बताना है इनके बीच में कितना बल लगेगा, तो अब ये से आप बोलेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अभी हम दूसरे जो हमने अभी बताया सिर्फ उसी चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं इन्हीं बिंदु आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में फिर से r दूरी पर रख देता हूँ। मैं फिर पूछता हूँ कि इनके बीच में वैद्युत बल कितना होगा, तो आपको क्या करना है, अब आपको ये इस्तेमाल करना है। ये दूरी r डैश ना हो कि r डैश अंडर रूट के का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे r डैश अंडर रूट के का स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ मिलेगी। तो हम सारी चीज़ें तो वैसे ही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि r डैश ना हो कि यहाँ r है इसलिए r अंडर रूट के का स्क्वायर।
1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान KR²। वही चीज़ तो यहाँ भी मिली है। मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। बिंदु आवेश Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है। हमने सिर्फ T मोटाई में माध्यम रखा है, शेष इधर निर्वात है, इधर भी निर्वात है। क्या अब आप बता सकते हैं इनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा? तो मैंने अभी आपको जो समझाया है उसके अनुसार 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 को वैसे ही रखना है। जो चेंज करना है हमको, प्रभावी दूरी देखना है कितना है, उसी का स्क्वायर कर देना है। तो आइए जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही रख देते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो प्रभावी दूरी, पहली बात तो टोटल दूरी को हम लोगों ने R लिखा है। तो निर्वात कितनी दूरी में है? अगर T घटा देंगे तो R - T दूरी में निर्वात है। और ये प्रभावी दूरी कितनी होगी? अगर ये R होती है, K होती है, तो R√K लिखते हैं प्रभावी दूरी को। देखिए R√K लिखते हैं। तो ये होगी T√K, तो प्लस T√K और कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हम आधी दूरी में T1 दूरी में K1 परावैद्युतांक का माध्यम रखते हैं, T2 दूरी में K2 परावैद्युतांक का माध्यम रखते हैं। ये बिंदु आवेश Q1 Q2 है। इनके बीच में बल बताइए कितना होगा? तो हमने आपको कहा 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 को वैसे ही रिप्लेस कर देते हैं। 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 को वैसे रिप्लेस करते हैं। हमें क्या करना? प्रभावी दूरी का वर्ग कर देना है। तो ये दूरी T1/K1 होगी और ये वाली प्रभावी दूरी T2/K2 होगी। तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो T1/K1 प्लस T2/K2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कूलाम के नियम का एक अनुप्रयोग है जो किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उसका मैंने सलूशन रखा है आपको। ऐसे बना देगा, पूछेगा कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ऑब्वियसली आप ये वाला जानते ही हैं। ये वाला आप जानते हैं। लेकिन ऐसे बना दे तो क्या करना है? 1/4 एप्सिलॉन 0 को वैसे ही रखना है, Q1 Q2 को वैसे ही रखना है। आपको प्रभावी दूरी का वर्ग कर देना है। तो निर्वात मतलब प्रभावी दूरी माने R√K। तो निर्वात वाली दूरी कितना है यहाँ पे? R - T√K। निर्वात के लिए 1 होता है तो R - T ही रह जाएगा। इसके लिए T√K, तो R - T प्लस T√K का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे T1/K1 प्लस T2/K2 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। कूलाम के नियम से एक कूलाम की परिभाषा देखते हैं कैसे लिखते हैं। अभी हमने लिखा कि निर्वात में F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R² होता है और 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10⁹ SI मात्रक है। अगर हम R बराबर 1 मीटर रखते हैं और Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम रखें तो F बराबर कितना आएगा? 9 गुणे 10⁹ न्यूटन आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए Q1 Q2 1 R1, तो F बराबर 9 गुणे 10⁹ न्यूटन होगा। तो इसको हम परिभाषित करते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं। यदि
अब इसको इस तरह से कहेंगे कि एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में अपने समान परिमाण के सजातीय आवेश से यदि 1 मीटर दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन है, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हों। मतलब एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हो। तो आइए इसको लिखते हैं। एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित सजातीय समान परिमाण के आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाता है, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हों। जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हों। अब हम लोग कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप पढ़ते हैं। कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। तो एक बार हमें थोड़ा सा वेक्टर निकाल करना पड़ेगा। हम Q1 Q2 दो बिंदु आवेश लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं। इनके बीच की जो दूरी है उसको हम स्मॉल r लिखते हैं। तो Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति, Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति R21 वेक्टर लिखते हैं। Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति, Q2 की स्थिति चाहिए मुझे किसके, Q1 के सापेक्ष। तो जो स्थित सदिश होगा वो इस दिशा में होगा, R21 कैप। ये दिशा है क्योंकि जिसके सापेक्ष होता है और जिसके लिए होता है, यहाँ से शुरू होकर जैसे Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति, तो Q1 से शुरू होकर Q2 की तरफ ये दिशा हो जाएगी। और Q1 से Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इसको R21 कैप लिखा गया है। इसी तरह से Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश, Q2 के सापेक्ष, इसका मतलब Q2 से शुरू होकर Q1 की तरफ, ये बना दिया मैंने। ये क्या होगा, R12 कैप। तो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है। अब एक चीज इसको और लिखते R12 कैप।
सॉरी r12 वेक्टर, q2 के सापेक्ष q1 का स्थिति सदिश, तो r12 वेक्टर। तो r12 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश को r12 कैप लिखा गया है। यहां से देखिए r12 वेक्टर का परिमाण और r21 वेक्टर का परिमाण किसके बराबर है? r के बराबर है, माने दोनों के बीच की दूरी है। r12 कैप क्या होगा? एकांक सदिश r12 वेक्टर अपान r12 का परिमाण माने r12 वेक्टर का परिमाण। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? r12 कैप अपान r। r21 कैप को क्या लिखेंगे? r21 वेक्टर अपान r21 वेक्टर का परिमाण, मतलब r21 वेक्टर अपान r लिखेंगे। ये हमको ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो अब q1 के कारण q2 पर बल, ठीक है, q1 के कारण q2 पर बल, तो इसको हम लोग लिखेंगे F2, q2 पर बल F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ रखे हैं? निर्वात में रखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई r स्क्वायर, और दिशा किधर होगी? r21 कैप की तरफ, r21 कैप। इसको एक इक्वेशन डाल लेते हैं। इसी तरह से q2 के कारण q1 पर बल निकाल लेते हैं। q2 के कारण q1 पर वैद्युत बल F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपान r स्क्वायर r12 कैप। इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। आप इस कैप को यहाँ वाले मान से रिप्लेस कर दीजिए, ये वाले कैप को यहाँ वाले मान से। इसी तरह से यहाँ जो कैप है उसको इस मान से अगर रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपान, देखिए यहाँ r स्क्वायर है, लेकिन r21 कैप जब रखेंगे, देखिए यहाँ से r21 वेक्टर अपान r, एक r और आएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे? r21 वेक्टर करेंगे, एक पावर अगर और आएगी तो कितना हो जाएगी? 3 पावर। इसको हम क्या लिखते हैं? इक्वेशन 3 लिखते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर आइए, आप देखिए r21 कैप r12 कैप की वैल्यू रखेंगे तो r12 कैप अपान r, मतलब एक r यहाँ और आएगा और ये वेक्टर बन जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा। आपको मिलेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपान r क्यूब r12 वेक्टर। ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब आइए हम इन इक्वेशंस की एनालिसिस करते हैं। कभी कभी तो एग्जामिनेशंस में खाली आता है कि कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप लिखिए, तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं या इन दोनों को लिख सकते हैं। तो कभी कभी आता है कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप लिखकर दिखाइए कि ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को फॉलो करता है। तो आइए इसमें हम
कुछ एनालिसिस करते हैं। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब क्या है? Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब है सजातीय आवेश हैं। चलिए, तो हम क्या बना लेते हैं, यहाँ एक Q1 बना लेते हैं और यहाँ पर Q2 बना लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ज़रा इस पर विचार करिए, ये तो पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इस वेक्टर और इस वेक्टर की दिशा सेम होगी। अब यहाँ आइए, R21 ये है, R21 ये है और F21 क्या है? 2 पर बल 1 के द्वारा, 2 पर बल 1 के द्वारा। दोनों की दिशा सेम होने का मतलब 2 पर बल किस तरफ होगा? अगर R21 कैप की दिशा इस तरफ है तो यह R21 कैप या R21 वेक्टर की दिशा इस तरफ है, तो F21 वेक्टर की दिशा भी इस तरफ होगी और लगेगा बल किस पर? 2 पर। तो 2 पर लगेगा तो इस दिशा में आएगा, तो F21 वेक्टर इस तरफ होगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं? ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम होगी, तो R21 कैप वो तो इस दिशा में है, इसको मैं यहाँ नहीं ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ ऑलरेडी ड्रा है। और F21 इसका मतलब इस दिशा में होगा, लेकिन कहाँ से बनाना है, क्योंकि F21 तो 2 पर बल है 1 के द्वारा, तो हमने यहाँ पे बना दिया इस तरह से। देखिए यहाँ पे बना दिया। इसी तरह से ये वाला टर्म भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब F12 वेक्टर और ये R12 वेक्टर भी सेम दिशा में होगा। R12 इधर है तो F12 भी इधर होगा, और अगर F12 इधर होगा तो इसका मतलब हम यहाँ पर F12 जो कि 1 पर बल 2 के द्वारा है, तो 1 पर बल 2 के द्वारा है, तो ये क्या हो गया? F12 वेक्टर। ये क्या शो कर रहा है? प्रतिकर्षण। अब आइए दूसरे बिंदु पर विचार करते हैं। Q1 Q2 लेस देन 0 भी हो सकता है, विजातीय आवेश है, अनलाइक चार्जेज। अगर विजातीय आवेश है तो देखिए Q1 Q2 लेस देन 0 में निगेटिव वैल्यू होगी, तो इसका मतलब F21 और R21 की दिशा विपरीत होगी, तो R21 किस तरफ है? इस तरफ है, तो F21 किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। हम यहाँ फिर से ड्रा करते हैं, यहाँ पर ड्रा करते हैं, इसको Q1 लिखते हैं, इसको Q2 लिखते हैं। F21 इस पर बल है और R21 के विपरीत दिशा माने इस तरफ काम करेगा, तो F21 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए, ये भी निगेटिव होगा, तो F12 और R12 विपरीत होंगे। R12 किधर है? इधर है, तो F12 क्या होगा? इसके विपरीत होगा। F12 क्या है? 1 पर बल 2 के द्वारा। तो आप देखिए F12, यहां पर देखिए आकर्षण हो रहा है, आकर्षण। तो एनालिसिस 1 और एनालिसिस 2 ये दिखा रही है कि F1 और F2 और F21 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इन समीकरणों से देखिए परिमाण तो समान है, समीकरण 3 और 4 से आप देखेंगे परिमाण तो समान है, परंतु दिशा विपरीत है। तो आप कह सकते हैं चूंकि R12 वेक्टर बराबर -R21 वेक्टर, इसलिए समीकरण 3 और 4 से, इसलिए समीकरण 3 और 4 से F12 वेक्टर बराबर -F21 वेक्टर। न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम,
कहने का तात्पर्य ये हुआ, कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है या न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।